आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है तलाक के बाद। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई फैसले ऐसे ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए कहा जाता है कि जल्दीबाजी और गुस्से में हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आखिरकार 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आ ही गया। वह जो चाहती थी वह हुआ तो था। उसे अपने पति से तलाक मिल गया था, लेकिन 11 साल बाद अब इस तलाक का क्या औचित्य था। जब उसने तलाक के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था, तब वह 25 वर्ष की यौवन के भार से लदी सुंदर युवती थी। अब वह 36 की पौढ़ा हो चुकी थी। चेहरे पर उम्र की परतों को दिखाने वाली मोटी चर्बी चढ़ गई थी, जिस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी। बाल सफ़ेद होने की यह कोई उम्र तो नहीं थी, लेकिन गमों के सायों ने उस पर सफ़ेदी फेरनी शुरू कर दी थी। यौवन पता नहीं कब चला गया था। हर साल उसे वसंत का इंतज़ार रहता कि अब उसके जीवन में भी फूल खिलेंगे। न जाने कितने बसंत उसके जीवन में आए और गुजर गए, लेकिन उसके मन की बगिया में फूल नहीं खिले, हवा में खुशबू नहीं फैली थी। 36 बसंत देखने के बाद भी उसे लगता कि उसके जीवन में कोई बसंत नहीं आया था। दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जाती थी, पतझड़ ही पतझड़ दिखाई पड़ता था और आँखों में रेगिस्तान था। उसके जीवन के गुजरे साल सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए उसके दिल में भयावह सन्नाटे का एहसास करा रहे थे। इतने सालों का बाद तलाक का आदेश पाकर वह गुमसी हो गई थी। आज वह यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि पति से तलाक तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या होगा। वह बिल्कुल अकेली है। माँ कई साल पहले गुजर गई थी। पिता उसी की चिंता में घुलते रहे और इसी कारण वे भी जल्दी मौत को गले लगा गए। माँ बाप की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने उससे किनारा कर लिया। भाभी से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उसको लेकर भैया भाभी में अक्सर तनातनी चलती रहती। वह सब देखती, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसका भार, उसके मुकदमे का भार कौन कब तक उठाता। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसने केवल उसके मुकदमे का खर्चा ही निकाल पाती। अब वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी। उसने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ एक धूप छाँव दोनों का आनंद ले सकती थी, लेकिन उसके जीवन में आनंद कहाँ था। जिन प्रश्नों का वह कई बार विचार कर चुकी थी, वही बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे। आज से 11 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, तब वह नहीं जानती थी कि एक दिन वह बिल्कुल अकेली होगी, एक तलाकशुदा स्त्री जिसके जीवन में पतझड़ की वीरानी के सिवा और कुछ नहीं होगा। शादी से पहले उसकी सहेलियाँ उससे कहती थी कि वह घमंडी और अपनी खूबसूरती के मद में चूर लड़की है। वह नहीं जानती थी कि उसके स्वभाव में ये सारे अवगुण कैसे आए थे। ये जन्म से थे या हालात के तरह उसके स्वभाव में समा गए थे। तब वह जवानी और अपनी खूबसूरती के मद में चूर थी, इसीलिए अपने इन अवगुणों की तरफ देखने, सोचने व उनमें सुधार लाने की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। माँ बाप ने कभी उसे रोका नहीं, टोका नहीं। उसमें कोई ऐसा अवगुण है जो उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। भाई को उससे कोई मतलब नहीं था। शादी के समय माँ ने उसे सीख दी थी, बेटी, अब तुम्हारे जीवन में दूसरा पक्ष शुरू होने जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें यदि तुमने सोच समझकर कदम नहीं रखा तो जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। पति को काबू में रखना, सास ससुर को दबा कर रखना, उनके रिश्तेदारों को भाव न देना, वरना सब आए दिन तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर खड़े रहेंगे। कोशिश करना कि सास ससुर से अलग रहकर अपना स्वतंत्र जीवन बिताओ। इसके लिए हर समय पति को टोकते रहना। एक न एक दिन वह तुम्हारी बात मानकर अलग रहने लगेगा। माँ की बात उसने गांठ बांध ली और शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उसने सास की बातों को ध्यान देना बंद कर दिया।
सास कुछ कहती तो वह न सुनने का बहाना बनाती। सास पास आकर कहती तो वह चिड़चिड़ा कर कहती, आप नहीं कर सकती क्या? इतना छोटा सा काम, जब देखो तब मेरे सिर पर खड़ी रहती हैं। मैं जब इस घर में नहीं थी तो क्या ये काम आप नहीं करती थी? वह जानबूझकर कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देती। फिर भी सास उससे तकरार नहीं करती। कुछ ही दिनों बाद उसके खाने पीने को लेकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे रोज़ रोज़ दाल चावल अच्छी नहीं लगती। आपको जो खाना हो बनाइए, मैं अपना खाना अलग बना लिया करूँगी, नहीं तो होटल से मंगा लूँगी। पति राजवीर ने उसे समझाते हुए कहा था, तुमको जो पसंद हो बना लिया करो, कोई मना नहीं करेगा। वह फास्ट फूड की शौकीन थी। चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाना उसे पसंद था। वह जानती थी ये चीज़ घर में नहीं बनाई जा सकती थी, और अगर कोई बना भी ले तो किचन की गर्मी जम फूकने से अच्छा है होटल से मंगा कर खा लें। इसीलिए उसने इतना नाटक किया था कि घर में खाना बनाने का झंझट न करना पड़े। फिर भी उसने साफ साफ कह दिया कि वह खाना नहीं बनाएगी। वह फ़ोन पर ऑर्डर करके बाहर से अपने लिए खाना मंगवाने लगी थी। इस सब का एक ही मकसद था कि वह राजवीर को अपने माँ बाप से अलग कर सके। यही नहीं, हर रविवार को जिद करके वह राजवीर को बाहर भी ले जाती और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती। जब भी दोनों बाहर से खाना खाकर आते वह देखती कि राजवीर का मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता, लेकिन वह ध्यान नहीं देती। एक दिन राजवीर ने कह दिया, रीता, अब ये महंगे शौक छोड़ दो, कुछ जिम्मेदारी भी समझो। मेरी पगार इतनी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए रोज़ाना बाहर से खाना मंगवा कर खिला सकूं। अपने हाथ से बनाना सीखो। मैं पूरे घर के लिए खाना नहीं बना सकती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माँ बाप से अलग रहो तो मैं घर में खाना बनाऊंगी, वरना बाहर से ही मंगवा कर खिलाओ। राजीव तिलमिलाकर रह गया था, फिर भी वह शांत भाव से बोला, माँ बाप हमारे ऊपर बोझ नहीं है, यह हमारा पुश्तैनी घर है। उनसे अलग रहकर मेरा खर्चा दोगुना हो जाएगा। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो क्या तुम मेरा और अपना खर्च नहीं उठा सकते? उठा सकता हूँ, मगर अलग रहकर नहीं। राजीव ने साफ साफ कहा, तुम मेरा खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की थी? समझ में नहीं आता। लोग कमाते एक ढेला भी नहीं, लेकिन सुंदर पत्नी की कामना करते हैं। इससे अच्छा तो कुंवारे रहते। रीता, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मेरे पापा को इतनी पेंशन मिलती है कि वे अपना खर्च खुद उठा सके। वे मेरी तनख्वाह का एक पैसा नहीं लेते। लेकिन जो शौक तुमने पाल रखे हैं उनमें मेरी तनख्वाह 15 दिन भी नहीं चलती। बाकी महीने का खर्च कहाँ से आएगा? खाने के अलावा घर के और भी खर्चे हैं। यह तुम जानो, यह तुम्हारा घर है, घर का खर्चा चलाना भी तुम्हारा काम है। सही है, लेकिन अनाप शनाप खर्चों से घर नहीं चलता, बल्कि बर्बादी आती है। मैं तो अनाप शनाप खर्चा करती हूँ, खाना ही तो खाती हूँ, और क्या। मैं सब समझती हूँ, पैसे बचाकर माँ बाप को देते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा। आइंदा से तनख्वाह मेरे हाथ में रखा करोगे, तब मैं देखती हूँ घर कैसे नहीं चलता। राजीव मान गया। उसने अगले महीने की पूरी तनख्वाह रीता के हाथ में रख दी। यह लो, इसमें से 5,000 रुपये निकाल देना। मैंने एक पॉलिसी ले रखी है। इसके अलावा मेरा स्कूल आने जाने का खर्च 3,000 रुपये है। बाकी तुम रख लो और घर चलाओ। राजीव को 8,000 रुपये देकर बाकी पैसे स्मिता ने रख लिए। पैसे हाथ में आते ही वह मनमानी पर उतर आई। बिना कुछ सोचे विचारे उसने खाने पीने की चीज़ें और अपने लिए कपड़े खरीदकर एक हफ्ते में राजीव की पूरी तनख्वाह खत्म कर दी। तुम्हें तनख्वाह इतनी कम मिलती है, मुझे पता नहीं था। वह तो एक हफ्ते में ही ख़त्म हो गई। रीता ने जैसे राजवीर पर एहसान करते हुए कहा, बाकी महीना कैसे चलेगा? राजवीर ने तब भरी निगाहों से उसे देखा था। 40,000 रुपये कम नहीं होते। इनमें से 10 आदमी बड़े आराम से एक महीना दाल रोटी खा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी से 40,000 रुपये एक हफ्ते में खर्च हो गए। अब घर में बैठकर दाल रोटी खाओ। राजीव की आवाज़ सख्त नहीं थी, लेकिन उसमें थोड़ा तल्खी ज़रूर थी। उसे लगा कि राजीव उसे
डांटेगा, इसीलिए वह पहले ही लगभग चीख कर बोली, पता नहीं कैसे भिखमंगों के घर में माँ बाप ने मुझे ब्याह दिया। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे लिए आए थे, लेकिन उन्हें यह कट्टुपुंजिया स्कूल मास्टर पसंद आया। रीता, तुम हालात को समझने की कोशिश करो, और अमीर से अमीर आदमी भी होटल का खाना खाने से एक दिन कंगाल हो जाता है। तुम घर में खाना बना लिया करो, मैं इस घर के किचन में अपनी आंखें नहीं फोड़ूंगी। मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। मैं एक भिखारिन की तरह इस घर में नहीं रह सकती। और वह पैर पटकती हुई बेडरूम में चली गई। रात में राजीव उसे मना रहा था, रीता, मैं समझ सकता हूँ कि शादी से पहले तुम्हारी अलग ज़िंदगी थी, लेकिन शादी के बाद हर लड़की को ससुराल की हालत के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। तुम्हें उपदेश देने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरा खर्च नहीं उठा सकते तो मुझे तलाक दे दो, अभी भी मुझे अच्छा घर वर मिल जाएगा, रीता ने ऐंठ कर कहा। राजीव तब सन्न रह गया था। इस मुद्दे पर उसने रीता से कोई बहस नहीं की। रीता रोज राजीव से पैसे मांगा करती, लेकिन वह मना कर देता। एक दिन चीख कर रीता ने कहा, कंगाल आदमी, लो संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। उसने तैस में अपने कपड़े लत्ते समेटे और जाते जाते फिर बोली, जिस दिन मेरा खर्च चलाने लायक कमाने लगो, मुझे विदा कराने आ जाना, लेकिन उससे पहले माँ बाप से अलग रहने का इंतजाम कर लेना। राजीव और उसकी माँ ने उसे कितना मनाने की कोशिश की, यह याद आते ही राजीव की आंखों में आंसू आ गए। सोच सोचकर वह दुखी होने लगी, लेकिन अब दुखी होने से क्या फ़ायदा। आज जिस हालत में वह थी, उसकी जिम्मेदार तो वह खुद थी। पार्क की ब्रेंच पर और पेड़ों के नीचे अब लड़के लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी थी। रीता ने अपने चारों तरफ निगाह डाली। लड़के और लड़कियां खुले प्यार का आदान प्रदान कर रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली। उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था और वह उठकर पार्क के बाहर आ गई। शाम होने में अभी थोड़ी देर थी। उसने अपने घर की तरफ रुख किया। रास्ते पर चलते हुए फिर उन्हीं विचारों में खो गई, जिन विचारों के दरिया ने वह न जाने कितनी बार तैरकर बाहर आ गई थी। पति का घर छोड़कर वह मायके आई तो माँ बाप को बहुत हैरानी हुई। भाई भी परेशान हो गया। सबने मिल बैठकर उसके कारण पूछा, तो वह उसने बस इतना कहा, अब मैं उस कंगाल घर में नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने अपने मन की जरूर कर ली। मुझे ब्याह कर आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए, लेकिन अब मुझे अपने ढंग से जीवन जीने दो। मैं राजीव से तलाक चाहती हूँ। तलाक सबके मुंह से एक साथ निकला। कुछ देर सब मुँह बाए रीता का मुंह देखते रहे। फिर माँ ने पूछा, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ ससुराल में, जो 2 महीने बाद ही तुम तलाक लेने पर उतर आई? यह पूछो कि क्या नहीं हुआ। छोटे और गरीब लोगों के घर में मुझे ब्याहते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने यह तक नहीं सोचा कि उस घर में आपकी बेटी गुजारा कैसे करेगी? इतने प्यार से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर ज़रूरत पूरी की, ऊंची शिक्षा दी। इसके बाद भी क्या मेरी ज़िंदगी में वह टूटा घर ही बचा था? मेरा यह क्या कह रही हो? वे तुम्हारा खर्च क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तुम्हारे ऐसे कौन से खर्च हैं जो उनके बूते नहीं? अच्छा खासा खाता पीता परिवार है। उसके पिता ने पूछा, बेटी, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? हमें कुछ बताओ तो हमें पता भी चले। मैंने तुम्हें यह शिक्षा तो नहीं दी थी, बस अलग रहने के लिए कहा था। उसके जवाब देने से पहले ही माँ ने सवाल दाग दिया। मैंने कह दिया कि मुझे उस घर में अब लौट कर नहीं जाना, बस मैं तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करूँगी। इस बार खुद ही घर बार देखकर उसने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसने न किसी की सुनी और न किसी की चलने दी। तब उसके पिता नौकरी करते थे, भाई भी नौकरी करने लगा था, माँ गृहिणी थी। उसके खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। मायके लौटने के दूसरे महीने से ही उसने वकील से सलाह लेकर कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। नोटिस मिलने पर राजवीर उससे मिलने आया था। वह उससे घर लौटकर चलने के लिए बहुत मिन्नत कर रहा था, लेकिन रीता ने उससे साफ साफ कह दिया था, क्या आपने अलग घर ले लिया? नहीं रीता, मैं अपने माँ बाप से अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बचकानी हरकत मत करो, इससे हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन उसने समझने की कोशिश नहीं की। ऐंठ कर बोली, तो फिर तलाक के लिए तैयार रहो। राजवीर ने चलते चलते कहा था, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। इतना ध्यान रखना कि कोर्ट में इतनी आसानी से किसी को तलाक नहीं देता। जब तक उसका कोई ठोस आधार न हो। रीता यह बात तब नहीं समझी। खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली थी। कोर्ट में वादी रीता को 6 महीने का समय दिया गया ताकि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सके। तब भी अगर उसे लगे कि वह अपने पति के साथ गुजारा नहीं कर सकती तो फिर से याचिका पर सुनवाई होगी। इस 6 महीने के दौरान राजवीर ने फिर उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बात करने को तैयार नहीं हुई। उसे पूरा यकीन था कि 6 महीने बाद उसे तलाक मिल जाएगा और फिर वह अपनी मर्जी से किसी धनवान लड़के के साथ शादी कर लेगी। उसने अखबारों, पत्रिकाओं और इंटरनेट पर अपने लिए योग्य वर खोजने की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी आशाओं पर पहली बार पानी तब फिरा जब 6 महीने बाद सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई पर तारीख पड़ जाती। कभी जज छुट्टी पर होते, कभी कोई वकील, कभी वकीलों की हड़ताल होती, कभी जज महोदय अन्य मामलों में बिजी होते। राजवीर ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था। वह रीता को तलाक नहीं देना चाहता था, जबकि तलाक की याचिका में रीता ने कहा था कि उसका पति उसका भरण पोषण करने में समर्थ नहीं था। राजवीर की आय के प्रमाण पत्र मांगे गए थे। यह सब करते करते 2-3 साल और निकल गए। फिर जज बदल गए। नए जज महोदय ने नए सिरे से सुनवाई शुरू की। उसके बाद अगली तारीख पर फैसला सुनाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि वादी के पास अपने पति से तलाक मांगने का कोई उचित कारण नहीं है। उनके बीच कलह का मात्र एक कारण है कि वादी अपने सास ससुर से अलग रहना चाहती है, लेकिन पति ऐसा नहीं करना चाहता। वादी ने दूसरा कारण यह बताया कि प्रतिवादी उसका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। वादी का पति एक शिक्षक है और उसकी आय का ब्यौरा अदालत में मौजूद है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह उसका भरण पोषण करने में सक्षम है। वादी के पास प्रतिवादी द्वारा प्रताड़ित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है, सो वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पति के साथ रहकर अपना पारिवारिक दायित्व निभाते हुए रिश्तों में सामंजस्य बिठाए। मुझे विश्वास है कि दोनों सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट का आदेश सुनकर स्मिता को गस आ गया था। लगभग 5 वर्षों बाद यह फैसला आया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह किधर जाए। उसे कोर्ट के आदेश के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा राजवीर के ऊपर था। वह अगर सहमति दे देता तो उसे आसानी से तलाक मिल जाता। पति पत्नी साथ साथ रिश्तों में तालमेल बिठाकर रहने की कोशिश करेंगे। साथ रहेंगे तो मतभेद अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन रीता ऐसा नहीं सोचती थी। वह अपने पति के घर नहीं गई तो राजवीर उसे मनाने आया। रीता, तुम अपनी जिद में हम दोनों का जीवन बर्बाद कर रही हो। उसने कहा था, मेरा जीवन तो तुम बर्बाद कर रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? पता नहीं तुम कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। शादी ब्याह कोई हंसी मजाक नहीं है कि जब चाहा कर लिया और जब चाहा तलाक ले लिया। हमारी अदालतें भी इन मामलों को गंभीरता से लेती है। वे दाम्पत्य जीवन को तोड़ने नहीं देती, जोड़ने में विश्वास करती है। मुझे नहीं लगता तुम्हें आसानी से तलाक मिल पाएगा। सब कुछ बहुत आसान है। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं आसानी से दूसरा विवाह कर सकती हूँ। तुम सुंदर हो इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से दूसरा विवाह कर लोगी। हो सकता है तुम्हें कोई राजकुमार मिल जाए, परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि वह तुम्हें सुख से रखेगा? राजवीर ने ताना मारते हुए कहा था। मैं उसे खुश रखूंगी तो वह मुझे सुखी क्यों नहीं रखेगा? यही व्यवहार तुम मेरे साथ भी तो कर सकती हो। तुम अपनी बेवजह की जिद छोड़ दो तो खुशियाँ पाने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे माँ बाप मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम मुझे छोड़ दो। मैंने शादी.com पे अपना प्रपोजल डाल रखा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। उसने राजीव को इस तरीके से कहा जैसे वो अपना अधिकार मांग रही हो, परंतु राजवीर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से से बोला, तुम तो शादी कर लोगी, लेकिन मेरा क्या होगा?
मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पड़ोसी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं निभा पाया। किसी गरीब की लड़की से शादी कर लो, सुखी रहोगे, रीता ने मजाक उड़ाते हुए कहा। राजीव निराश लौट गया था। अपने ही माँ बाप के घर में उसे लगने लगा था कि वह पराई हो गई है। बड़ा उपेक्षित सा जीवन जी रही थी वह अपने सगों के बीच में। धीरे धीरे उसकी समझ में आ रहा था कि एक युवा स्त्री के लिए सही जगह उसकी ससुराल होती है, मायका नहीं। यह समझने के बावजूद वह राजवीर से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी। इंटरनेट पर आने वाले सुंदर प्रस्तावों से लुभा रहे थे। कई लड़कों से वह फ़ोन पर बात भी कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब उसने हाथ में कुछ पैसा आया तो उसके मसूबों को फिर से पंख लग गए। उसने फिर वकील से बात की। वकील साहब, आप किसी तरह मुझे पति से तलाक दिलवा दो। फिर से अर्जी देनी होगी। इस बार केस में कोई ठोस वजह बतानी पड़ेगी। पहले वाले जज का तबादला हो गया, अब नए जज आए हैं। कल तुम फीस के पैसे लेकर आ जाओ, परसों अर्जी दाखिल कर देंगे। ऑफिस फिर से कोर्ट में दाखिल हो गई। कोर्ट ने फिर से विचार के लिए 6 महीने का समय दिया। कानून की तरह यह एक निर्धारित प्रक्रिया थी। रीता नहीं चाहती थी कि कानून प्रक्रिया इतनी लंबी खींचती चली जाए। इस बार वह 3-4 महीने में एक तारीख पड़ती तो उसमें सुनवाई न हो पाती। किसी न किसी कारण फिर से अगली तारीख पड़ जाती। अगली तारीख भी 3-4 महीने बाद की होती। पेशियों की तारीख लंबी पड़ती थी, लेकिन उम्र के हंसिए छोटे होते जा रहे थे। एक मन कहता कि सब कुछ छोड़कर राजीव के पास चली जाए, लेकिन तत्काल दूसरा मन उसकी इस सोच को दबा देता। वह क्या अपनी हार को स्वीकार कर लेती? लोग क्या कहेंगे? ससुराल पक्ष के लोग ताने मार मार कर उसका जीना हराम नहीं कर देंगे? क्या वह अपने स्वाभिमान को बचा पाएगी? उसके अंदर का नाग फना फन कर अपना सिर उठा लेता और उसे आगे बढ़ने से रोक लेता। जब भी वह लंबे चलने वाले मुकदमों से हताश और निराश होती तो उसके कदम पीछे हटकर पति से समझौता करने के लिए उकसाते। लेकिन अहंकार की पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठी रीता नीचे उतरने से डर जाती। एक बार उसने अपने वकील से मुकदमा वापस लेने की बात की तो उसने कहा, अब इतना आगे आकर पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। वह अपनी सुंदर काया को जलाकर राख किए दे रही थी। 36 की उम्र में वह 45 साल की लगने लगी थी। उसने सपने टूट टूट कर बिखरने लगे थे। सौंदर्य के रंग फीके पड़ने लगे थे। उसके जीवन की बगिया न तो भंवरों की गुनगुनाहट थी, न तितलियों के रंग। उसके चारों तरफ सूना आसमान पसर गया था और पैरों के नीचे तपता हुआ रेगिस्तान था, जिसका कोई और छोर नहीं था। मुकदमा चलता रहा। इस बीच न जाने कितने जज आए और कितने चले गए, लेकिन मुकदमा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। तलाक के प्रति अब उसका मोह भंग हो गया था और कुछ साल निकल गए। ढाल के वही 3 पात, वही कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। कहाँ हुजूर, हम पहले की कह चुके हैं कि वादी प्रतिवादी के साथ जीवन नहीं गुजार सकती। रीता का मन हुआ था कि वह चीख कर कहे, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उस समय जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया था। वह कुछ नहीं कह पाई थी और तब कोर्ट ने निर्देश दिया, कुछ दिन और साथ रहकर देखो। लेकिन दोनों कभी साथ नहीं रहे। दोनों ही पक्ष इस बात को कोर्ट में छिपा रहे थे। वह इसीलिए इस तथ्य को छिपा रही थी कि कोर्ट उसकी आदेश की अवहेलना मानकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर दे। राजवीर पता नहीं क्यों इस तथ्य को छिपा रहा था। संभवतः वह रीता की भावनाओं के कारण इस बात को कोर्ट से छिपा रहा था। सबके अपने अपने अहंकार थे, अपने अपने कारण थे। कोर्ट की अपनी रफ्तार थी। वह किसी की निजी जिंदगी से प्रभावित नहीं हो रहा था, लेकिन 2 जिंदगियां अदालती कार्यवाही में फंसकर पिस रही थी। सोच सोचकर उसने अपने को जिंदा लाश बना दिया था। एक दिन वकील उसके पास फ़ोन आया कि अगली पेशी पर कोर्ट का आदेश आएगा। राजीव ने लिखकर दे दिया कि वह उसको तलाक देना चाहता था। सुनकर स्मिता के दिल में एक बड़ा सा पहाड़ टूट गिर गया। वह अंदर से रो रही थी, परंतु बाहर से उसके आंसू सूख गए थे। वह एक सूखे झील के आसमान थी
जिसमें गहराई तो थी लेकिन संवेदना और जीवन के जल की एक बूंद भी न थी। राजीव के लिख कर देने के बाद ही शायद वर्तमान जज को यह मान हुआ होगा कि इतने सालों बाद भी अगर पति पत्नी सामंजस्य नहीं बिठा पाए तो उन्हें तलाक दे देना ही बेहतर होगा। अगली पेशी पर कोर्ट गई। राजवीर आया था। वह भी उसकी तरह बूढ़ा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। राजवीर की आंखों में गहन पीड़ा का भाव था। वह आहत था लेकिन अपनी पीड़ा किसको बयां नहीं कर सकता था। वे दोनों विपरीत दिशा में खड़े होकर फैसले का इंतजार करने लगे और आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया था। उसे तलाक मिल गया था लेकिन वह खुश नहीं थी। 11 साल बहुत लंबा होता है। इतने सालों के बाद अब तलाक लेकर उसके मन में किस तरह के जीवन की अभिलाषा बची थी। अब आगे क्या? एक बार फिर से वही प्रश्न उसके सामने था। अंधेरा घिराया था। चारों तरफ बत्तियां जल गई थी लेकिन उसके अंदर असीम अंधेरा था। उसका दिल डूब रहा था। उसका सारा सौंदर्य खत्म हो गया था। सौंदर्य जाते ही उसका घमंड भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। कोई तो उसका नहीं था इस दुनिया में। भाई भाभी पहले ही उससे विमुख हो गए थे। पति से तलाक मिल गया और अब कौन था उसका? आधी उम्र बीत जाने के बाद वह किसके सहारे जीवन बिताएगी? दूसरा विवाह कर सकती थी। बुढ़ापे तक लोग एक दूसरे का सहारा ढूंढ लेते हैं। उसका मन बेचैन था। वह भागकर कहीं चली जा रही थी। आज उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था। मन में एक संकल्प लेने के बाद वह एक तय दिशा में चल पड़ी। गली बड़ी सुनसान थी। चारों ओर अंधेरा था। केवल घरों का प्रकाश खिड़कियों के छन कर गली में आ रही थी। ऐसे में गली में सब कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन रीता, वे अपने मन के अंदर एक अनोखा प्रकाश व्याप्त हो गया था जिसमें वह सब कुछ साफ साफ देख रही थी। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। घर के अंदर भी सन्नाटा था। उसने धीरे से घंटी बजाई। अंदर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। फिर 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। उसके सामने मूर्धनी चेहरा लिए राजीव खड़ा था। मुख अंदर का प्रकाश रीता के चेहरे पर पड़ रहा था। वह पहचान गया था लेकिन तुरंत उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। रीता का दिमाग स्थिर था। मन शांत था। दिल में बस एक गुब्बार था जो बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा था। उसके भीगे स्वर में कहा, राजीव कुछ कहना चाहता था लेकिन रीता ने उसे लगभग ढकेलते हुए कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ राजीव, कुछ देर बैठना चाहती हूँ। राजीव ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वह अंदर आकर धड़ाम से सोफे पर गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। राजवीर दौड़कर एक गिलास पानी ले आया और उसके हाथ में थमाकर बोला, लो पी लो। राजवीर ने सिर झुकाकर कहा, सब कुछ खत्म हो गया। वह उठकर सीधी बैठ गई। नहीं राजवीर, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जीवन कभी खत्म नहीं होता। आशाएं कभी नहीं मरती। अगर कुछ खत्म हुआ है तो मेरा अज्ञान, मूढ़ता और घमंड, मेरा सौंदर्य भी खत्म हो गया। लेकिन तुम्हारे लिए प्यार बढ़ गया। अब इसका कोई अर्थ नहीं। राजवीर ने मेरे स्वर में कहा, क्या हम एक दूसरे के पास वापस नहीं आ सकते? उसने गिड़गिड़ाते स्वर में कहा और उसकी बगल में आकर बैठ गई। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया लेकिन सच मानिए, बहुत पहले ही मेरी समझ में आ गया था कि मैं जो कर रही हूँ सही नहीं था। फिर तभी लौट कर क्यों नहीं आई? राजवीर का सर थोड़ा खुल गया। बस अभिवेक का पर्दा पूरी तरह से हटा नहीं था। अहंकार की दीवार तड़क गई थी लेकिन टूटी नहीं थी। परंतु आपने क्यों बयान दे दिया कि आप भी तलाक देना चाहते हो? रीता, तुम्हें नहीं पता, अदालतों और वकीलों के चक्कर में न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। पहले मुझे लगता था 2-1 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और तुम तलाक का मुकदमा वापस ले लोगी। परंतु जब देखा 11 साल निकल गए, जवानी साथ छोड़कर जा रही है, तब मैंने कोर्ट में अपनी सहमति दी, वरना यह कार्यवाही जीवन के अंत तक समाप्त नहीं होती। रीता कुछ पल तक उसके चेहरे को देखती बैठती रही। फिर पूछा, तो क्या अदालत का फैसला मानोगे? या उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी? राजवीर के दिल में एक कसक सी उठी। वह करा उठा, मेरे मन में कभी भी तुम्हें ठुकराने की बात नहीं आई। यह तो तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हो गया था। तभी तो क्या आपको मन का फैसला मंजूर है?
राजवीर कुछ नहीं बोला, बस भावपूर्ण आंखों से उसके मलिन चेहरे पर निगाह गड़ा दी। रीता समझ गई और धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।